ठीक है। तो जो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे हमें एक इक्वेशन बनी थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। ठीक है, तो इसमें डेल्टा क्यू क्या था? जो हीट सप्लाइड था। ठीक है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ये था। डेल्टा यू क्या था? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू वॉज द वर्क डन, ये चीज़ थी। उसके बाद हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर आइसोथर्मल की बात होती है, आइसोथर्मल केस, उसी में आगे करके लिख लीजिएगा आइसोथर्मल केस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? नाम से ही लग रहा है आइसोथर्मल, टेम्परेचर में चेंज आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आपका नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या था हमारा कि सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, केटीजी में हम देखेंगे कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है केवल। तो इफ देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर तो योर डेल्टा यू विल बी जीरो। तो आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस यहां पे लिख लीजिए एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है कि तुम्हारा हीट चेंज, याद है लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा हीट चेंज, हीट डेल्टा क्यू आपका जीरो होता है, करेक्ट। तो डेल्टा क्यू जो जीरो, तो व्हाट डज इट मीन कि जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो भी आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो माइनस ऑफ वर्क डन, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये एडियाबैटिक का केस हो गया। और जो इसमें हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। याद है मैकेनिक्स में वर्क डन हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स क्या होता है तुम्हारा? देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया। तो आपका ये हो गया तुम्हारा एरिया इंटू डीएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया इंटू डीएक्स, डिस्प्लेसमेंट। जो भी पिस्टन का एरिया है और डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम पी डीवी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपका डी डब्ल्यू हो गया, इसको मैं डी लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपसे वर्क डन पूछा जाता है तो वर्क डन इज बेसिकली योर पी डॉट डी वी। ये आपका फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर। और इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा क्या आता है? वर्क डन। इसको अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेट करना हो तो वी आई माइनस वी एफ, आई से लेके एफ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन आता है। क्लियर हुआ? तो किसी भी प्रोसेस में देखो, किसी भी प्रोसेस में अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे जब ईच प्रोसेस को अलग से डराइव करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, जो वर्क डन होता है ये पी डॉट डी वी इंटीग्रल वी आई टू वी एफ, ये आपका वर्क डन हो गया। क्लियर? ठीक है, अब आपके बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है कि सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, उसको नेक्स्ट लिख लीजिए। सपोज आपने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये 100 डिग्री पे मान लीजिए है। 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसको नोट करके या क्वेश्चन करके या थोड़ा सा लिख लीजिएगा। 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये बेसिकली सपोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो
इसको अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम आपका हो जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही तो डेंसिटी होती है इसकी, 1 ग्राम ऑफ वाटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मीन्स अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम लोग वेपर कन्वर्ट करते हैं, जब इसको हीट सप्लाई करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, m इंटू एल फॉर्मूले से। देखो Q क्या हो जाएगा, जो हीट सप्लाई करोगे डेल्टा Q, ये m इंटू एल। यस या नो? तो इसका L कितना था जरा बताओ, जरा बुक से टेबल से देख के L की वैल्यू बताओ कितनी आती है इसकी। तो जो लेटेंट हीट है तुम्हारा ये 22.56 इंटू 10 की पावर 5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 2256 जूल। ये आपका हीट सप्लाई है, ये हीट सप्लाई है, ठीक है। और देखो जब आपका वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में तो जो 1 ग्राम का जो वाटर है व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो एसटीपी पे जो वो वॉल्यूम लेता है वो वैल्यू होती है 1671 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, ठीक है। आपने इतना हीट सप्लाई किया, वो हीट सप्लाई से इसने स्टेट को चेंज किया और इतना वॉल्यूम आया, तो वर्क डन कितना हुआ, W कितना हुआ आपका V1 से V2 PdV। यहाँ प्रेशर चूंकि 1 एटमॉस्फेयर है दोनों जगह पे, तो P बाहर आ गया V1 से V2। तो ये कितना आएगा, देखो प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और ये हो जाएगा V1 V2, तो 1.03 इंटू 10 की पावर 5 इंटू V2 माइनस V1। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है देखो 1671 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 1.03 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1671 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये 70 हो जाएगा। सेंटी को मीटर में करेंगे तो कितना में कन्वर्ट होगा ये, माइनस एक और 10 की पावर माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है लगभग, ये आ रही है 169 जूल। समझ में आया क्या हुआ, ये आपका वॉल्यूम चेंज हुआ 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब से 71 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ये आपका वर्क डन हुआ। इसका मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से देखा जाए डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो आपने सप्लाई कितना किया है 2256, आपने सप्लाई किया 2256 और वर्क डन कितना हुआ ये 169 जूल। इसका मतलब बाकी एनर्जी कहाँ पे गई, बाकी एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली गई। समझ में आया, तो डेल्टा U की वैल्यू निकाल लो कितना है ये 2256 माइनस 169, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया चीज़ कि नहीं। इसका मतलब जो भी एनर्जी आप दे रहे हो इतनी सारी, जो लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया है, उस एनर्जी से एक्सपेंशन हुआ है गैस में, तो वर्क डन आपका बहुत कम हुआ है। और बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है, वो इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली गई। इज़ इट क्लियर टिल नाउ। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़े थे, थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस लिया गया वहाँ से। तो जो हमारा एक डेल्टा क्यू हीट सप्लाई होता है, डेल्टा क्यू जब भी हीट सप्लाई करते हैं तो एक फार्मूला m इंटू एस इंटू डेल्टा टी,
तो ये आपका क्या होता है मोल, ये आपका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक फॉर्मूला ये हमने देखा था जिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल किया था। दूसरा हमने क्या किया था, डेल्टा क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम म्यू या एन लिखते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस केस में, इसको एस नहीं बोलते, इसको हम लोग सी बोलते हैं इस केस में, इस केस में इसको सी बोलते हैं। ये हो जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्यू क्यू हीट सप्लाइड। डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सी इंटू डेल्टा टी। म्यू हो गया नंबर ऑफ मोल्स, सी तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी इस समय हो जाता है, ठीक है। दो फॉर्मूला हम लोग वहां से लिया गया है। अच्छा, अब किसी सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं, देखो इन केस ऑफ सॉलिड, यहां लिख लीजिए फॉर सॉलिड। सॉलिड के केस में, सॉलिड या लिक्विड, बेसिकली सॉलिड और लिक्विड एक ही तरह होता है। क्यों? क्योंकि जब भी दोनों को हम हीटअप करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम में कभी भी एक्सपेंशन नहीं होता है, एक्सपेंड करता है। देखो हमने पढ़ा था ये थर्मल प्रॉपर्टीज में कि वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट होता है, ठीक है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब जो भी आप हीट सप्लाई करते हैं, देखो जो फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स से है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो फॉर ए सॉलिड या फॉर ए लिक्विड अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान देना, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं हमेशा, ये P इंटू डी वी होता है। तो डी वी आपका बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यू कैन से कि जो वर्क डन है वो जीरो है। व्हाट डज इट मीन, कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो उसके इंटरनल एनर्जी में जा रही है। इज इट क्लियर? हाँ, जब स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, जब लिक्विड को हीटअप कर रहे हो या सॉलिड को हीटअप कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो एनर्जी जाती कहाँ है, उसके पास है। अगर किसी सॉलिड को तुम हीटअप करते हो तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है, वो उसकी एनर्जी मैंने समझाया था कि जैसे गैस को हीटअप कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कहाँ पे जा रही है, उसकी एनर्जी। अब सॉलिड के केस में देखो, गैस के केस में तो बोल सकते हो कि सर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन हमें बोला कि कोई सॉलिड है, अगर उसको तुम हीटअप कर रहे हो तो एनर्जी जो बोल रहे हो इंटरनल एनर्जी में जा रही है, तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है। तो मॉलिक्यूल्स की जब एनर्जी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन एनर्जी होती है। डिस्कस हुआ था ये। तो वाइब्रेशन जो एनर्जी होती है, अभी हम लोग जब केटीजी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो तुम्हारा एनर्जी होती है फॉर ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है वो ½ kBt होती है, ½ kBt। लिख लो इसको चाहो तो, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ½ kBt, जहाँ पे kb क्या तुम्हारा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T तुम्हारा क्या है, जो भी एब्सोल्यूट, जो भी टेम्परेचर है आपका तुम्हारा केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो ये आपका हर मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है। तो जो मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑसिलेट करता है, देखो जो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल जो ऑसिलेट करता है, जैसे हमने स्प्रिंग पढ़ा था, याद होगा, जब स्प्रिंग हमने पढ़ा था तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है तो इसमें 2 तरह की एनर्जी होती है।
एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। याद है कि नहीं, ये जो हमने स्प्रिंगर से पढ़ा था। तो मीन पोजीशन से जब भी ये दूर जाता है तो इसमें दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हर एक एनर्जी बेसिकली एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो चूंकि इसमें दोनों एनर्जी है, तो अगर ये आगे पीछे एक एक्सिस में जा रहा है तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBt, इसमें दो एनर्जी हो गई, तो ये आपका टोटल एनर्जी हो गया 2 इंटू हाफ kBt, तो ये हो गया kBt। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखो थोड़ा सा केटीजी चैप्टर का ले रहा रेफरेंस ना, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे देखो कोई भी मॉलिक्यूल जब ट्रैवल करता है तो इसमें कई तरह की एनर्जी होती है। एक तो जैसे कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तभी समझ में आएगा। कोई चीज़ अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे या ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलते थे ना, इसको हम लोग, याद है ये चीज़? कोई पार्टिकल जाता था उसको ट्रांसलेशन बोलते थे। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इसको बोलेंगे कि इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, केवल एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब तुम कितने फ्री हो मूव करने के लिए। तो किसी को मैं बोलता हूँ केवल एक लाइन में आना जाना है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? केवल 1 हो गई। अब इसको मैंने बोला कि तुम वाई एक्सिस में भी जा सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। इसको मैंने ऊपर नीचे भी जा सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। यानी कि ये ट्रांसलेशनल एनर्जी के चलते मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है? 3। क्लियर? लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल तो घूम नहीं सकते ऐसे, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इसके अंदर नहीं होती है। तुम इसको कितना भी एनर्जी दोगे ना, इसके अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी कभी नहीं आ सकती। इज इट क्लियर कि नहीं? सबको समझ में आया? दूसरी जो एनर्जी होती है उसको रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे 2 डंबल होता है, मान लो डंबल है, ये डंबल ऐसे घूम सकता है एक एक्सिस में, तो इनको रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। ये या ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल घूम भी नहीं सकते हैं, तो इनके अंदर ये भी एनर्जी नहीं होती है। मतलब इट डज नॉट हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी, इट डज नॉट हैव रोटेशनल एनर्जी। तीसरी एनर्जी कहाँ? तो एनर्जी स्टोर कहाँ कर रहा है? बेसिकली गैस के पास तो बहुत तरीके हैं स्टोर करने के लिए, इसके पास कहाँ पे है? तो इसके पास क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है लंबा ऐसे करके, तो ये तुम्हारा वाइब्रेट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो जब वाइब्रेट करता है तो एनर्जी होती है। भाई कोई स्प्रिंग को तुम अगर खींच के छोड़ोगे तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी? पोटेंशियल काइनेटिक। किसी भी पॉइंट पे इसके पास 2 एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो अगर किसी 1 एक्सिस में बात किया जाए, टोटल एनर्जी इन 1 एक्सिस, तो 1 एक्सिस में इसके पास दो एनर्जी है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉ ऑफ पार्टीशन में बताया जाएगा आपको कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा का हाफ kBt होता है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज एनर्जी होती है, दैट इज लॉ ने ऐसा डिवाइड किया है कि सबको बराबर मिलता है। नेचर कभी भी हम लोग को ऐसा नहीं बोलता है कि इसको ज़्यादा इसको कम। तो लॉ ने क्या, उस लॉ ऑफ नेचर ने क्या बोला है, नेचर ऑफ लॉ ने, कि हमेशा ये चीज़ हाफ kBt होती है। तो यहाँ पे चूंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है तो kBt हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये एक एक्सिस की बात हो रही है, लेकिन जब मॉलिक्यूल अपने सॉलिड अपने प्लेस पे होता है ना, तो केवल एक एक्सिस में वाइब्रेट नहीं करता है, इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है वो हमको, ठीक है? उसकी मर्जी है, वो एक्स में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो टोटल एनर्जी कितना? ये टोटल एनर्जी इन 1 एक्सिस हुआ। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी इन ऑल एक्सिस, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ kBt, 3 इंटू बेसिकली 3 kBt। इज इट क्लियर? हाँ, सिंगल एक्सिस में इसलिए 2 किया क्योंकि सिंगल एक्सिस में इसके पास एनर्जी के 2 मोड होते हैं।
एक काइनेटिक मोड होता है, एक पोटेंशियल मोड होता है, ये दोनों में स्टोर कर सकता है। ओके सर, ठीक है सर। ऐसे ही हर एक्सिस में दो दो मोड हो गए, तो टोटल 6 मोड हो गए देखा जाए तो। ओके सर, आगे। तो ये 3 kBt हुआ एक मॉलिक्यूल का। तो पूछा गया एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, 1 मोल, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब 1 मोल में कितना होता है मॉलिक्यूल आपका, एवोगाड्रो नंबर। और Kb इंटू एन क्या होता है, कोई जानता है? Kb इंटू एन केमिस्ट्री में पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़ा। नहीं सर। ये चैप्टर नहीं पढ़े हो अभी? नहीं सर, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा। वो पढ़ा है सर, Kb पढ़े हो कि नहीं? Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नो सर। अच्छा ठीक है, तो Kb अब ये कांस्टेंट है, Kb इंटू एन। एन तो जानते हो, एन एवोगाड्रो नंबर। यस सर, ये पता है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर होता है। यस सर। तो ये Kb इंटू एन जो होता है ये R के बराबर होता है। R जानते हो आप लोग, गैस कांस्टेंट, 3RT। लिख लो यहां तक। अब देखो यहां पे हमने एक रिलेशन लिखा था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, डेल्टा U लिखा था, ठीक है। डेल्टा Q हमने क्या बोला था, फॉर 1 मोल तुम्हारा क्या होता है, देखो अभी फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा Q इज इक्वल टू म्यू C इंटू डेल्टा T, यही लिखा था। अगर 1 मोल हुआ तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, यहीं लिख देता हूँ, डेल्टा Q क्या था हमारा फॉर्मूला, म्यू C इंटू डेल्टा T। तो फॉर 1 मोल कितना हो गया, म्यू की वैल्यू 1 हो गई। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा U है, यहाँ C की वैल्यू क्या है, डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो जो एनर्जी हमने सप्लाई किया है यही तो एनर्जी हमने सप्लाई किया है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3RT को T के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 3R। तो C इज इक्वल टू 3R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, समझ में आया कैसे आया यहाँ पे, डेल्टा Q आपका डेल्टा U वाला समझ के आया। अरे डिफ्रेंशिएट किया गया है, कोई फंक्शन y इक्वल टू kx है, तो dy बाई डी एस क्या होता है, y इक्वल टू kx है तो dy बाई डी एस क्या होता है, सर आगे सर। y इक्वल टू kx है तो dy बाई डी एस क्या होगा, हाँ ठीक है सर। क्या हो जाएगा। इन ए सिमिलर मैनर तुम्हारा u है तो du बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3R। तो ये 3R, ये C इक्वल टू 3R आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। हाँ सर। C इक्वल टू 3R का मतलब किसी भी सॉलिड को अगर 1 मोल हम लेते हैं, सॉलिड के किसी भी कंटेंट अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल को जब भी हम हीट देंगे तो 1 मोल के लिए 3R, R की वैल्यू लगभग जानते हो 8.3 होती है। तो 3 इंटू 8.3 कितना हो जाएगा, लगभग 24.9 जूल देना पड़ेगा। इसका मतलब 24.9 जूल एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड फॉर ईच मोल। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर बुक में आप चेक करिए, रियल लाइफ में अगर हम कुछ सॉलिड को अगर हीटअप करते हैं 1 मोल लेके, तो देखो एक छोटा सा टेबल बनाएगा, मैं बना देता हूँ। जैसे आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 24.4 आता है। कॉपर का देखो, कॉपर का 24.4 आता है, 24.5 आता है। इसके बाद फिर लेड जानते हो, लेड का 26 पॉइंट समथिंग आता है, 26.5 है।
ठीक है। सिल्वर 25.5 है। और टंगस्टन का क्या सिंबल होता है पता नहीं। हाँ, टंगस्टन का कितना है तुम्हारा 24.9। ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, ये अगर 1 मोल सब्सटेंस को लेके उसको हीट दिया जाएगा तो क्या ये वैल्यू सी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। हाँ मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट ही है ये आपका जो सी की वैल्यू आ रही है, ये आपका सब्सटेंस है, ठीक है। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो मोलर हीट कैपेसिटी है ना वो। तो कितना, देखो ये कितना इससे रिलाई कर रहा है, जो हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली मैच कर रहा है। बस प्रॉब्लम क्या आती है जब हम कार्बन को हीट अप करते हैं, कार्बन को, तो कार्बन की वैल्यू आती है 6.1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कार्बन में कुछ प्रॉब्लम है। कार्बन में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया एक तरफ इनऑर्गेनिक में, कार्बन की दुनिया अलग, उसको इनऑर्गेनिक में, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन एक कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कार्बन के अंदर कुछ और है, यानी कि हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग पढ़ लिख के जब बड़े होइएगा तो इसको बताइएगा मुझे, ठीक है। कार्बन में 6 क्यों आता है, क्यों ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ मतलब इसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये 6 दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को इसने क्या किया है, काफ़ी छोटा कर दिया है, घटा दिया है। टिल नाउ इट इज क्लियर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एक फिगर बना लीजिएगा। देखो ये फिगर क्या बता रहा है, ये आपका कुछ ग्राफ ऐसे दे रहा है। इस पॉइंट पे 1 आता है, बेसिकली ऐसे आता है 1.000, और इधर कहीं आपका 1.004, ठीक है। और नीचे आ जाओगे तो ये 0.996, ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या क्या इसमें दिया गया है, इधर आपका टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और इधर आपका क्या बनाया गया है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो देखो सबसे पहले जो 1 कैलोरी डिफाइन किया गया था, 1 कैलोरी को ऐसे डिफाइन किया था हमने, साइंटिस्ट ने ऐसे डिफाइन किया था कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन बाद में इनको क्या दिखा ना कि स्पेसिफिक हीट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। समझ में आया इस चीज़ को, मतलब ये स्मूथली वेरी नहीं करती है। तुम सोचो कि 1 कैलोरी तुम्हें हर जगह देना पड़ेगा, नहीं, ये वैल्यू देखो बदल रही है। तो बाद में इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। ये जो एग्जैक्टली डेफिनेशन ये जो आती है 1 की वैल्यू, ये आती है आपकी कब, ये आपकी एग्जैक्टली आती है 14.5 से 15.5। तो अब इस डेफिनेशन में चेंज किया गया, क्या चेंज किया गया, टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन वो 1 डिग्री कहाँ पे है, दैट इज बेसिकली 14.5 डिग्री टू 15.5। तो वाटर का टेम्परेचर टू रेज फ्रॉम 14.5 टू 15.5, दैट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम वाटर, दैट इज डिफाइंड एज 1 कैलोरी। इज इट क्लियर? तो 1 कैलोरी आप लिख लो, कैसे लिखा गया है, 1 कैलोरी इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 1 कैलोरी होता है ये दैट इज इक्वल टू 4.186 जूल।
ये कन्वर्जन फार्मूला है। कई बार हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4.2 जूल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट मीन्स 4.186 जूल इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ वाटर। ये ऐसे डिफाइन किया गया 1 कैलोरी एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने सॉलिड का देख लिया, हमने वाटर का देख लिया। अब जरा गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले ही डिफाइन किया था, याद है? एक हमने सीपी डिफाइन किया था, एक हमने सीवी डिफाइन किया था। वी हैड डिफाइंड सीपी एंड सीवी ऑलरेडी, ठीक है। तो गैसेस हेडिंग डाल लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज सीपी, व्हाट इज सीवी, बट वी डोंट नो देयर इज वन रिलेशन सीपी माइनस सीवी। जैसे अगर 1 मोल का गैस लोगे, फॉर 1 मोल गैस Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। व्हाट डज इट मीन कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो 1 मोल ऑफ गैस को, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग टू द गैस, डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट R फॉर ए आइडियल गैस। तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। इस रिलेशन को लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन भी हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो डेरिवेशन इसका देख लीजिए, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है, अगेन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उससे किया जाता है, ध्यान से देखिए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम पहले बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब बात करते हैं तो वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, बेसिकली योर वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। इज इट क्लियर? वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, इन दैट केस योर डेल्टा डब्ल्यू विल बी, योर डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग दैट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी। ये समझ में आया? कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका वर्क डन 0 होगा, तो जो भी हीट सप्लाई करोगे वो कहाँ पे जाएगी, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज में चली जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 मोल गैस है तो जो फॉर्मूला हमारा डेल्टा क्यू था म्यू सी इंटू डेल्टा टी, तो इसको म्यू 1 है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डेल्टा टी। तो फॉर 1 मोल गैस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब जो भी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा ये डेल्टा यू बाई डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। तो जो भी हीट तुमने सप्लाई किया उसके इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। तो यहां से देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये C इंटू डेल्टा टी, C इंटू डेल्टा टी, तो ये आपका C के इक्वल है। इसी को हम CV बोलते हैं, मतलब इसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? देखो डेल्टा क्यू तुम्हारा डेल्टा यू के इक्वल है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। यहां से डेल्टा क्यू तुम्हारा C डेल्टा टी है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, C के बराबर। तो डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा टी जो इसके बराबर है ये इसके इक्वल हो गया, यही चीज़ आपके C के इक्वल हो गया। और ये जो C है इसको हम CV बोलते हैं, क्योंकि हमने किस केस की बात किया है, पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपका ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि नहीं पहले? तो जो भी हीट सप्लाई की हो वो उसके इंटरनल एनर्जी में जा रही है, और वो जो भी एनर्जी जा रही है इसका मतलब वही तुम्हारा CV है। क्लियर? अब आ जाओ कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर
देखो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू हमने क्या पढ़ा था, पी इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा ये तुम्हारा डेल्टा यू, ये पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, P इंटू डेल्टा वी, देखो गैस इक्वेशन जब होती है तो P इज इक्वल टू एन आर टी, अगर 1 मोल की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू आर टी होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो देखो प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो अगर इसको अगर डिफरेंसी, पी वी इक्वल टू एन आर टी गैस इक्वेशन नहीं होता है, ये तो गैस इक्वेशन है। तो 1 मोल गैस की बात हो रही है तो पी वी इक्वल टू आर टी हो गया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब पी कांस्टेंट। अब इसको अगर टी से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर। ये चीज समझ में आई? सबको समझ में आया ये? अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो पी डेल्टा वी जो हो जाएगा, पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये उसी तरह जैसे कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका ये हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन में हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू तो क्लियर हो गया इस इक्वेशन से, फ्रॉम टू ये क्या हो गया, आर। ये जो डी यू बाई डी टी है, ये डी यू बाई डी टी क्या है, यही आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो भी टेम्परेचर में चेंज होता है वो केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है। तो इंटरनल एनर्जी डी यू बाई डी टी चाहे कांस्टेंट प्रेशर में करो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम में करो, वो तुम्हारा हमेशा सेम रहता है। तो ये डी यू बाई डी टी जो यहाँ पे डी यू बाई डी टी है सेम होगा, तो इसको हम सी वी लिख सकते हैं। और जो भी हीट सप्लाई की हो कांस्टेंट प्रेशर पे इसी को हम सीपी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू आर, मतलब सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। समझ में आ गया कि नहीं?